दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2023 के बारे में। ये 3 लोग को दिया गया है रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2023 के लिए। इनका नाम है मैंगो बाविंडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी एकिमोव। इनको किस लिए दिया गया है नोबेल प्राइज केमिस्ट्री का? तो क्वांटम डॉट्स की खोज और उसके संश्लेषण के लिए। अब ये क्वांटम डॉट्स क्या होते हैं तो उसके बारे में बात की जाए तो ऐसे कण जिनका आकार उनके व्यवहार को निर्धारित करता है क्वांटम डॉट्स कहलाते हैं। तो किसके लिए दिया गया और किसको दिया गया, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। बस ये याद रखिएगा 2023 के लिए जो रसायन विज्ञान का पुरस्कार है नोबेल वाला, या फिर केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार जो है वो मोंगो बाविंडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी एकिमोव को दिया गया है। उसके अलावा एक न्यूज है बात की जा रही है। अच्छा ये देखिए, एक इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये ऑनलाइन टाइप में इंपॉर्टेंट हो जाएगा, हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बात की जा रही है जो यूएसए के हाउस स्पीकर हैं, ये पहले स्पीकर ऐसे बन गए हैं जिनको इनकी पोस्ट से हटा दिया गया। तो इनका नाम क्या? इनका नाम है मैककार्थी। तो ये बस नाम याद रखिएगा। और ये पहले स्पीकर बन गए यूएसए के जिनको इनकी पोस्ट से हटाया गया है। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डे के बारे में तो बात की जा रही है आज वर्ल्ड टीचर्स डे के बारे में। यानी प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे या विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग मेरे गिफ्ट भेज दीजिएगा, ठीक है ना। 2023 के लिए इसकी थीम क्या रखी गई है? हम जो शिक्षा चाहते हैं उसके लिए हमें शिक्षकों की आवश्यकता है। शिक्षकों की कमी को दूर करने के वैश्विक अनिवार्यता। द टीचर्स वी नीड फॉर द एजुकेशन वी वांट। द ग्लोबल इम्पेरेटिव टू रिवर्स द टीचर शॉर्टेज। वैसे आप में से कितनी लेडी हैं जो पुलिस में जाना चाहती हैं, फिर यूपीएससी क्वालिफाई करके आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं? शायद ही कोई होगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग को तो सपना होता है आईएएस ही बनने का। तो शायद ही कोई लेडी होगा जो आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता होगा। अगर आप में से कोई है जिसको ये जज्बा है, ये जुनून है कि मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है और महिलाओं के लिए कुछ और बेहतर करना है, पुलिस फोर्स ज्वाइन करनी है, या फिर इसी तरीके से अगर आपके यहाँ पे कोई एसआई का एग्जाम होता है या किसी भी तरीके से अगर आप पुलिस फोर्स में जाना चाहते हैं, कोई ऐसा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर। क्योंकि इस आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं कि पुलिस फोर्स जो है, पुलिस बल जो, इसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व क्या है, कैसे है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसको बढ़ाने की जरूरत क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है और इससे जुड़े संभावित मुद्दे क्या है, ये सारी चीजें हम इस आर्टिकल में जानने वाले हैं। अगर हम बात करें तो ये GS1 और GS2 से जुड़ेगा, क्योंकि आप सीधा सीधा देखिएगा ना, टॉपिक में लिखा महिलाओं से संबंधित मुद्दे, उसके अलावा महिलाओं की भूमिका, तो वहां से आप देखेंगे सीधे सीधे जुड़ेगा। उसके अलावा एक और टॉपिक लिखा गया है कि जो सरकारी हस्तक्षेप है जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए। तो जाहिर सी बात है कि महिला हो गई, बच्चे हो गए, बुजुर्ग हो गए, ये जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्ग माने जाते हैं, और इससे हो गए ये सारे लोग। तो इनके लिए क्या सरकार भूमिका निभा रही है, क्या योजनाएं ला रही है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए बात करें कि जो संविधान का 106वां संविधान संशोधन आया था अभी, जो जिसमें बात की जा रही थी वुमेन रिजर्वेशन के बारे में, 2023 को हाल ही में राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हो गई है। यह अधिनियम लोकसभा, प्रत्येक राज्य की विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में कुल सीटों में से 1/3 सीटों को 15 वर्षों के लिए महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान करता है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि कितनी सीटों को, तो 1/3 सीटों को, यानी कि लगभग 33% सीटों को। कितने वर्षों के लिए? तो 15 वर्षों के लिए। इसको ध्यान में रखेंगे। इस संशोधन का उद्देश्य नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। हालांकि विधानमंडल सदस्यों की संख्या और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की शक्ति के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, लेकिन इनमें महिलाओं की संख्या इस बात का उपयुक्त अनुमान प्रदान करती है कि ये संस्थाएं जिस समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं उसके लिए कितनी प्रातिनिधिक हैं। उसके अलावा बात की जा रही है कि विधि निर्माण में महिलाओं को महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करते हुए हमें कानून परिवर्तन में भी उनके महत्व को कम नहीं आंकना चाहिए। महिला आरक्षण अधिनियम 2023 नीति निर्माताओं और प्राधिकारों को के लिए इस दिशा में ठोस कदम उठाने के लिए एक प्रेरणा के रूप में कार्य कर सकते हैं। देखिए 2011 का अगर हम सेंसस देखते हैं, जनगणना देखते हैं, तो उसके हिसाब से लगभग 50% महिलाएं भारतीय समाज में, और अगर किसी भी समाज में अपने 50% आबादी को पीछे छोड़ते हुए काम किया जाएगा तो वो समाज कैसे डेवलप होगा, वो समाज कैसे आगे जाएगा। तो महिलाओं को भी साथ में लेकर चलना चाहिए। और यहाँ पे 33% ही आरक्षण दे रहे हैं, जबकि अगर हक से देखा जाए तो भाई अगर जनसंख्या 50% है तो 50% इनको भी हक मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी, और ये 33% आरक्षण देने में इतना लंबा समय लग गया है कि बार बार इस मुद्दे को उठाया जा रहा था। हालांकि सराहनीय कदम है कि इसको 33% ही दे दिया गया, लेकिन दिया तो गया, कुछ हद तक तो आरक्षण दिया गया। यही कि शुरुआत तो ही, अब कुछ लोग आगे तो आएंगी महिलाएं। अगर हम बात करें पुलिस बल में महिला प्रतिनिधित्व की वर्तमान स्थिति क्या है, अभी अगर हम पुलिस बल में देखते हैं, पुलिस फोर्स में देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति क्या है, उसके बारे में अगर बात करें तो फरवरी 2023 में राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार पुलिस बल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 1 जनवरी 2022 तक की स्थिति के अनुसार कुल राज्य पुलिस बल का 11.7% था। अब बताइए, मतलब 100 में से सिर्फ 11.7% पुलिस महिलाएं, कितना खराब आंकड़ा है। मतलब 50% जनसंख्या महिलाओं की, और अगर पुलिस फोर्स में हम देखते हैं इसी तरीके से अगर सांसद के रूप में हम देखते हैं तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व इतना कम है। जबकि कई राज्यों ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 10% से लेकर के 33% आरक्षण को अनिवार्य कर रखा है। इनमें से कोई भी राज्य इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर रहा था। मतलब आरक्षण का 33% महिलाओं के लिए, और ओवरऑल हम देखते हैं कि कितनी महिलाएं पुलिस फोर्स में,
तो 11% निकल के आ रही हैं। 33% तो आपने आरक्षण दे रखा है और महिलाएं आपके यहाँ पे इतना भी निकल के नहीं आ रही हैं, इसको ठीक तरीके से लागू भी नहीं कर रहे हैं, बस नाम भर के लेकर दिया गया कि हाँ आरक्षण है। और इसके बेस पे कई बार उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, उनको नीची नजर से देखा जाता है कि तुम तो आरक्षण वाली पोस्ट से आई हो। हालांकि ये चीज बहुत गलत है, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। उच्च पदों पर महिलाओं की हिस्सेदारी इससे भी निम्न स्तर पर थी, यानी जैसे मान लीजिए एसपी हो गई, डिप्टी एसपी हो गई, या फिर कमिश्नर हो गए, डीआईजी हो गए, इस पोस्ट पर अगर हम जाके देखते तो 8.7% ही इनका प्रतिनिधित्व था। यानी ज्यादातर जो वैकेंसी इनकी भरी जा रही है कांस्टेबल लेवल पर ही भरी जा रही है। उसके अलावा बात करें पुलिस बल में महिलाओं का महत्व और आवश्यकता क्या है, तो विधिक आदेश और विशिष्ट भूमिकाएं। पुलिस बल में महिलाओं की उपस्थिति ऐसे विधिक आदेशों यानी कि लीगल मैंडेट्स के कारण आवश्यक है, जो कुछ निर्धारित प्रक्रियाओं की आवश्यकता रखते हैं, जैसे कि महिलाओं से जुड़े मामलों में महिला अधिकारी द्वारा रिपोर्ट दर्ज करना और गिरफ्तारियां करना। जैसे आप देखिएगा कि अगर महिलाओं से जुड़ा कोई मुद्दा तो वहाँ पे एकदम सीधा सीधा कहा गया हमारे कानून के द्वारा कि कोई भी पुरुष उसको गिरफ्तार नहीं करेगा, यानी पुलिस जो पुरुष पुलिस होती है इसके द्वारा महिलाओं को हाथ नहीं लगाया जाएगा, इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ताकि उनके साथ बदतमीजी ना की जा सके। अगर किसी महिला को गिरफ्तार करना तो उसके लिए महिला अधिकारी होनी चाहिए, महिला पुलिस अफसर होनी चाहिए। इसके अलावा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी कि पॉक्सो अधिनियम जैसे विशेष विधान में महिला अधिकारियों की उपस्थिति आवश्यक है। यह सुनिश्चित करता है कि संवेदनशील मामलों को आवश्यक सहानुभूति और व्यावसायिकता के साथ संभाला जाए। उसके अलावा बात करें कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को संबोधित करना। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत परिभाषित अपराधों का एक महत्वपूर्ण भाग महिलाओं के विरुद्ध अंजाम दिया जाता है। इन अपराधों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने, पीड़ितों को सहायता प्रदान करने और न्याय सुनिश्चित करने के लिए महिला पुलिस अधिकारियों का होना महत्वपूर्ण है। उनकी उपस्थिति से ऐसे अपराधों की रिपोर्टिंग में वृद्धि हो सकती है और उत्तरजीवी या सर्वाइवर के प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण प्रतिक्रिया प्राप्त हो सकती है। देखिए क्या होता है ना, जैसे अगर कोई कहे, मतलब कोई पुरुष है ये कहता है कि मैं बच्चा पैदा करने का दर्द समझ सकता हूँ, भाई कैसे समझ सकते हो जब आपने कभी वो चीज की ही नहीं, कैसे समझोगे। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि अगर किसी महिला के साथ कोई दुर्घटना होती है, अगर उसके साथ कोई अपराध होता है, तो अगर महिला पुलिस ऑफिसर है तो वो अच्छे से समझ पाएगा, उसको ज्यादा बेहतर तरीके से इस चीज को कनेक्ट कर पाएगी कि हाँ ये स्थितियां बनी होंगी। वो कहता है ना कि जो स्वयं वेदना होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है संवेदना से, क्योंकि संवेदना तो देख के आती है, लेकिन जो स्वयं वेदना होती है वो झेलने से आती है। जब खुद के ऊपर बीतती है तो उसी को स्वयं वेदना कहा जाता है। उसके अलावा बात करें अपर्याप्त महिला पुलिस बल। एनसीआरबी का आंकड़ा यह भी उजागर करता है कि मौजूदा महिला पुलिस बल महिलाओं से संबंधित मामलों तक के प्रबंधन के लिए भी अपर्याप्त है। इस अंतराल को दूर करने और दिन प्रतिदिन की कानून परिवर्तन गतिविधियों से सहित सभी प्रकार की घटनाओं के लिए पर्याप्त कवरेज प्रदान करने तो महिला अधिकारियों की संख्या बढ़ाना आवश्यक है। उसके अलावा बात करें महिलाओं की सिद्ध क्षमता। पुलिस बल में कार्यरत महिलाओं ने विभिन्न भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों में अपनी सबल क्षमता का प्रदर्शन किया है। वे पुलिस संस्थान के भीतर किसी भी कार्यभार को संभालने में पूरी तरह से सक्षम है, जिससे यह सिद्ध होता है कि लैंगिक आधार पर कानूनन परिवर्तन में उनकी भागीदारी को अवरुद्ध नहीं किया जाना चाहिए। देखिए जैसे अभी आप देखेंगे बहुत सारे ऐसी लेडीज निकल के आ रही हैं जो कहीं सियाचिन में तैनात है, कोई एयरफोर्स में जाके तैनात है, वो कहीं पहली बार ऐसा कारनामा कर रहा है कि तेजस को उड़ा रहा है। इस तरीके से बहुत सारी महिलाएं, फिर ऐसे भवानी देवी हो गई तलवारबाजी में एक्सपर्ट हैं, तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं निकल के आ रही हैं आगे समाज में जो नेक्स्ट लेवल पर जाके काम कर रही हैं, जो एक उदाहरण सेट कर रही हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि महिलाओं के पास क्षमता कम होती है, फिर लैंगिक आधार पर ये कहा जाए कि महिलाएं कमजोर होती है, ऐसा कुछ नहीं है। बस जिसको जैसा माहौल मिलता है, जैसा इन्वायरमेंट मिलता है, फिर वो उस हिसाब से ढल जाता है। प्रतिनिधित्व और विश्वास। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में पुलिस बल सहित प्रत्येक संस्थान के लिए उस जनता का प्रतिनिधि होना आवश्यक है जिसकी वे सेवा करते हैं। पुलिस बल में महिलाओं की संख्या की वृद्धि करना समुदाय में विश्वास और भरोसा पैदा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इससे संदेश प्राप्त होगा कि पुलिस सभी नागरिकों की आवश्यकताओं के प्रति सुलभ और उत्तरदायी है। उसके अलावा बात करें पुलिस में महिलाओं की भर्ती से जुड़े मुद्दे क्या क्या हैं, तो भर्ती के स्तर पर अगर हम देखते हैं, महिला द्वारा प्राय प्रवेश स्तर से ही विभिन्न चुनौतियों का सामना करना शुरू हो जाता है। बात करें केवल अंतराल भरने के लिए भर्ती। अधिकांश राज्यों में क्षैतिज आरक्षण के माध्यम से अपने पुलिस बलों में प्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से 30% से लेकर के 33% रिक्त पदों की महिलाओं से भरने की नीति कार्यान्वित है। इसका अर्थ यह है कि यदि न्यूनतम आरक्षित रिक्त पद एससी, एसटी, ओबीसी और गैर आरक्षित की प्रत्येक श्रेणी में योग्यता के आधार पर महिलाओं के साथ नहीं भरते हैं, तो इस अंतराल को भरने के लिए महिला उम्मीदवारों को सूची में आगे बढ़ा दिया जाता है। आमतौर पर महिलाओं को अधिसूचित रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती किया जाता है जब सरकार रिक्तियों को भरने के लिए अनुमति प्रदान करती है। उसके अलावा बात करें कि अस्थायी बोर्ड का भी अभाव है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार कई राज्यों में अस्थायी पुलिस भर्ती बोर्ड मौजूद नहीं है और उनके पास नियमित अंतराल पर भर्ती करने की स्वतंत्रता नहीं है। मतलब कई राज्यों में क्या, मैक्सिमम राज्यों की यही हाल है, वहाँ पे कोई अस्थायी बोर्ड नहीं जो पुलिस की भर्ती करा सके। बच्चे परेशान रहते, कभी एसआई के एग्जाम के लिए, कभी कांस्टेबल के एग्जाम के लिए, कभी एक बार ये इनका नोटिफिकेशन आएगा,
कि हाँ चलिए हम एग्जाम कराने वाले हैं, फॉर्म अप्लाई करिए, फिर 5 साल बाद पता चलेगा कि यार अच्छा चलो अभी सिलेबस आ रहा है, फिर अगले 2 साल बाद पता चलता है कि हाँ चलो डेट आ रही है, एडमिट कार्ड आ रहा है, फिर एग्जाम देते हैं, फिर उसके 2 साल बाद पता चलता है कि फिजिकल है, फिर उसके 2 साल बाद जाकर ज्वाइनिंग होती है। इस तरीके से तो कितने सारे बच्चे ओवर एज इसी में हो जाते हैं, इनका फॉर्म आने से लेकर के पूरी प्रक्रिया होने तक। ये नहीं है कि कोई एक अस्थायी बोर्ड है जो पुलिस की भर्तियां कराएगा और जब भी जरूरत होगी पुलिस डिपार्टमेंट को, जब भी इनके यहाँ पे वैकेंसी खाली होगी तो ये बोर्ड अपनी नोटिफिकेशन निकाल यही भर्ती कराए, फिजिकल देके, ऐसा नहीं है। ये लोग बार बार मतलब किसी और को टेंडर दे देते, मतलब किसी प्राइवेट कंपनी को टेंडर दे देंगे या कोई ऐसी कंपनी को टेंडर दे देंगे जिसका भी अनुभव ही नहीं, तो वो लोग क्या कराते हैं, फिर वही पेपर लीक होता है। फिर जब पेपर लीक होता है तो बच्चा जो ईमानदारी से मेहनत कर रहा था उसके ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है यार। और फिर अगर वो समझिए कि महिला है, घर की लेडी है, अब घर वाले बच्चों को पढ़ाई करने से पहले अल्टीमेटम दे देते हैं। जब भी लड़कियां पढ़ने जाती है तो उसको पढ़ने से पहले अल्टीमेटम दे देते हैं कि 2 साल का टाइम है, 4 साल का टाइम है, अगर इसके भीतर कुछ कर ली तो ठीक है, नहीं तो फिर शादी करा देंगे। मतलब सीधी सी बात है, बस इनको एक लिमिट दे दी जाती है। जबकि वहीं लड़के कितना भी पढ़े, 30 साल तक, 32 साल तक, कोई रोक टोक नहीं है। तो अगर सोचिए कि कोई पुलिस भर्ती होने वाली है और ये कहा जा रहा है कि 2 साल में क्लियर करवा लेंगे, लेकिन वो खींचते खींचते 4 साल में पहुंच गया। अब यहाँ पे कोई एक लेडी है, इनको घर से 2 ही साल का वक्त मिला था। अब इसमें इस लेडी की क्या गलती है? यहाँ पुलिस भर्ती ही नहीं हो रही है, आपके पास कोई अस्थायी बोर्ड ही नहीं है, गलती आपकी है, लेकिन उसकी सजा कोई और भुगत रहा है। इसी तरीके से बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, बहुत दिक्कतें होती है। उसके अलावा बात करें अनियमित आरक्षण नीतियां। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो BPRND द्वारा प्रकाशित विवरण 1 जनवरी 2021 तक के अनुसार केरल, मिजोरम और गोवा जैसे कुछ राज्यों में पुलिस बल में महिलाओं के लिए आरक्षण की नीति लागू नहीं है और इन राज्यों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व महज 6% से लेकर के 11% के बीच है। यानी एक तो पहले कुछ राज्य ऐसे हैं जो 33% तक आरक्षण लागू कर रखे हैं, वहां पे भी ठीक तरीके से भर्ती नहीं की जा रही है। और कुछ राज्य जैसे जैसे केरल हो गया, मिजोरम हो गया और गोवा, यहाँ पे तो आरक्षण भी नहीं है महिलाओं के लिए अलग से। और यहाँ पे जो इनका प्रतिनिधित्व है वो पुलिस फोर्स में वो 6% से लेकर के 11% के बीच ही बना हुआ है। कुछ राज्यों में राज्य सशस्त्र पुलिस बलों में महिलाओं के लिए आरक्षण 10% तक सीमित है। आरक्षण का अकुशल कार्यान्वयन, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि कई राज्यों ने महिलाओं के लिए पर्याप्त संख्या में सीटें आरक्षित की हैं, लेकिन वे इस नीति को अक्षरशः लागू करने में बुरी तरह विफल रही हैं। देखिए कई राज्य तो ऐसे हैं जहाँ पे आरक्षण तो लागू है, लेकिन वहाँ पे जो ओबीसी की कट ऑफ होती है वो जनरल से भी ज्यादा चली जाती है। तो ये बहुत खराब कंडीशन है। ऐसे ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ होती है वो भी जनरल से ज्यादा चली जाती है। तो फिर आरक्षण कैसे लागू कर रहे हैं भाई इतना बुरी तरीके से? उदाहरण के लिए बिहार में महिलाओं के लिए 35% और पिछड़ी जाति की महिलाओं के लिए 3% आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन पुलिस बल में महिलाओं की वास्तविक संख्या लगभग 17.4% ही है। यानी अगर टोटल देखा जाए तो 38% का तो आरक्षण निकल के आ रहा है और यहाँ पे प्रतिनिधित्व कितना, तो 17.4% ही प्रतिनिधित्व है। उसके अलावा बात करें रिक्तियों को भरने की निम्न दर, औसतन हर साल कुल पुलिस पदों में से केवल 4% से लेकर के 5% ही भर्ती के माध्यम से भरे जाते हैं, जबकि पुलिस बल छोड़ने की दर लगभग 2.5 से लेकर के 3% तक है। इस प्रकार यदि हम पुलिस बल में महिलाओं की संख्या 10% से बढ़ाकर 30% करना चाहते हैं तो इसमें कम से कम 20 वर्ष लगेंगे। और वो भी क्या पता कि 20 वर्ष में होगा कि नहीं, क्योंकि फिर जिस तरीके से लागू किया जाता है ना उसको अलग ही लेवल पे ले जाके लागू करते हैं। कभी यहाँ पे पुलिस की वैकेंसी नहीं आएगी, कभी वैकेंसी आएगी तो फॉर्म नहीं आएगा, फॉर्म अगर भरा भी लिया था तो एग्जाम कब होना है, उसकी डेट कब आएगी, कुछ भी पता नहीं रहता। और यहाँ पे महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की बात की जा रही है, तो जब तक आपका फॉर्म आता है, जब तक आपका एग्जाम होता है, तब तक तो कितने सारे बच्चों की शादी कर दी जाती है। उसके अलावा बात की जा रही है कि अगर भर्ती के बाद हम देखते हैं कि कौन कौन सी समस्याएं झेलने को मिलती है उनको, तो महिलाओं को न केवल सेवा में आने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, बल्कि सेवा में आने के बाद भी उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये चुनौतियां महिलाओं को पुलिस सेवा में शामिल होने से हतोत्साहित करती हैं। जैसे कि कमजोर समर्थन की बात की जा रही है, पुलिस बल में शामिल कई महिलाओं द्वारा कमजोर अवसंरचना जैसे अलग शौचालयों की अनुपलब्धता, जैसे कि बात की जा रही है कि जब महिलाएं पुलिस फोर्स में ज्वाइन होती हैं तो यहाँ पे इनके लिए अलग से टॉयलेट्स नहीं बनाए जाते हैं और पुरुषों के लिए अलग से टॉयलेट्स बनाए जाए ऐसे नहीं किए जाते हैं। एक ही टॉयलेट्स होता है, एक ही बाथरूम होता है, उसी को सबको यूज करना होता है। तो ये भी एक दिक्कत है इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आप कह सकते हैं। उसके अलावा बात करें सामाजिक सांस्कृतिक धारणा, जैसे कई लोग होते हैं कि अरे लड़की हो पुलिस बनबू, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बोलते हैं लड़की हैं तो पुलिस बनोगी, कैसे दौड़ोगी भागोगी, वो काम बहुत रिस्की है, और गुंडे मवाली मिलेंगे तो कैसे टैकल करोगी, इस तरीके की चीज देखने को मिलती है। उसके अलावा बात करें परिवार और बच्चों की देखभाल का प्रभाव, तो कई बार क्या होता है आप देखिएगा ज्यादातर जिम्मेदारी महिलाओं के ऊपर ही होती है कि वो परिवार और बच्चे दोनों को संभाले। यानी जब शादी हो जाती है तो उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आ जाती है कि जो फैमिली है उसको भी मैनेज करें, बच्चों को भी मैनेज करें, उसके बाद भी ये जॉब पर जाए। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है। पुलिस बल में महिलाओं की संख्या में सुधार के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, तो बात करें अनुकूल माहौल का निर्माण करना। एक ऐसे कार्य वातावरण का निर्माण करना आवश्यक है जो समर्थनकारी और समावेशी हो। इसमें ऐसी नीतियां और अभ्यास शामिल हैं जो यौन उत्पीड़न, समान वेतन और करियर में उन्नति के अवसरों जैसे मुद्दों को संबोधित करते हैं। उसके अलावा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लिंग संवेदीकरण यानी कि जेंडर सेंसाइटाइजेशन पर भी ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पुरुष और महिला अधिकारी एक साथ सम्मानपूर्वक एवं प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें। ये चीज़ निकल कर है ना यौन उत्पीड़न वाली, ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। एक बार मैं कोई न्यूज़ पढ़ रहा था ना, तो उसमें ये बताएगा कि एक पर्टिकुलर स्टेट है, उसकी राजधानी में महिलाओं को मतलब ज़बरदस्ती फोर्स किया जाता है कि आप ये चीज़ करिए। जो कांस्टेबल महिलाएं होती हैं, जो एसआई के पोस्ट पे होते हैं, इनको ज़बरदस्ती भेजा जाता है बड़े अफसरों के पास, और ये करने वाला कोई और नहीं बल्कि जो लेडी ऑफिसर है बड़ी पोस्ट पे, वही ये चीज़ करती है। मतलब इसकी वजह से बहुत सारी महिलाएं जो थी उन्होंने आत्महत्या कर ली थी कि उनको नहीं जाना था, मतलब इस तरीके से उनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था अपनी इज्जत के साथ। और यहाँ पे अगर नहीं जाते तो उनको डराया धमकाया जाता है कि आपको पेट्रोलिंग वाली टीम में लगा दिया जाएगा, रात के 2-2 बजे आपको पेट्रोलिंग करनी पड़ेगी, या फिर आपका ट्रांसफ़र किसी ऐसे इलाके में कर दिया जाएगा जहाँ पे फिर आपके लिए बहुत दिक्कतें हो जाएंगी, पीने को पानी तक ना मिले और गुंडे मवाली हों। तो इस तरीके से डरा धमका करके बड़े-बड़े ऑफिसरों के साथ इनको भेजा जाता है। तो ये सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं, और यहाँ पे करने वाली सबसे बड़ी ये देखिए ना कि जो महिला आला ऑफिसर है, यानी कि जो ऊँचे पोस्ट पे महिलाएं हैं, वही ये चीज़ कर रही हैं। तो महिला होकर के महिलाओं का शोषण कर रही हैं। अब ये चीज़ तो बहुत गलत है यार। इसकी वजह से 3000 से ज़्यादा महिलाएं एक पर्टिकुलर स्टेट की राजधानी में सिर्फ सुसाइड कर चुकी हैं, क्योंकि उनको इस तरीके से डराया धमकाया जाता है कि अगर आप नहीं जाएंगी, अफसरों के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगी, तो फिर आपको ऐसी जगह ट्रांसफर कर दिया जाएगा कि आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। इसी तरीके से बताया जाता है कि पेट्रोलिंग में डाल दिया जाएगा। तो ये सारी बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती है यार। उसके अलावा बात करें यौन उत्पीड़न पर रोक, पुलिस विभाग को महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्य स्थान सुनिश्चित करना चाहिए और भेदभाव एवं उत्पीड़न के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति अपनानी चाहिए, ताकि महिलाओं के लिए पुलिस को एक व्यवहार कैरियर विकल्प बनाया जा सके। विभिन्न विभाग कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए आंतरिक शिकायत समितियां स्थापित करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं। उसके अलावा बात करें कि विभागों को कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 को क्रियान्वित करना चाहिए। देखो, मेरी एक चीज मानना है ना कि अगर कोई लेडी है या कोई भी इंसान है, अगर किसी और की वजह से हो जा रहा है सुसाइड करने, तो पहले तो सुसाइड नहीं करना है, कंडीशन कोई भी बने। आपकी जान से कीमती कुछ और नहीं है। और अगर आपने ये तय कर लिया है कि सुसाइड आपका अंतिम फैसला है, आप इसको बदलेंगे नहीं, अटल है, तो फिर आप खुद क्यों सुसाइड कर रहे हो यार? मान लीजिए ये हैं भाई साहब, इन्होंने आपका शोषण किया है, तो आप क्यों जा रहे हो मरने? आपने थोड़ी ना कुछ गलत कर रहा है। और अगर आपने ये फैसला कर ही लिया कि आपको मरना, तो पहले इनको निपटा दो, क्योंकि अगर आप आज इनको छोड़ दोगे ना, तो फिर आने वाले 10 लोगों के साथ और यही काम करेंगे। तो यही है कि आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। कोई भी चीज़ जब आप शुरू करते हैं, कोई भी चीज़ जब समाज से हटके की जाते हैं, तो उसमें दिक्कतें होती हैं। मतलब अगर आप जाके इनके खिलाफ खड़े हो जाओगे, 10 लोग नहीं खड़े हो रहे हैं, आप अचानक से आके खड़े हो जाओ, तो फिर दिक्कतें तो देखने को मिलेंगी, तोड़ने की कोशिश पूरी की जाएगी। लेकिन जब आपने ये सोच लिया कि आपको अपनी ज़िंदगी खत्म करनी है, तो आप अपनी क्यों कर रहे हो? पहले तो आप अपनी करो मत। और अगर आपने डिसाइड ही कर लिया है कि आपको अपनी ज़िंदगी खत्म ही करनी है, तो फिर उसको निपटा के करो ना, जिसने आपके साथ गलत किया था। सीधी सी बात है कि आप तो वैसे भी जा रहे हो, तो कम से कम आने वाले लोग को तो बचा लो। अगर आज आप इसके खिलाफ नहीं खड़ोगे ना, तो आने वाले ना जाने 10 लोग को, 100 लोग को, 1000 लोग को, ना जाने कितने और महिलाओं को ये अपना शिकार बनाएगा। और ये सिर्फ किसी एक पोस्ट की बात मैं नहीं कर रहा कि पुलिस में, किसी भी पोस्ट में अगर आपको लगता है कि बार बार कोई आपको तंग कर रहा है, और अगर आप तंग आ चुके हैं अपनी लाइफ से, अगर आप जाते हैं सुसाइड करने, पहली बात तो ये करना नहीं है, किसी भी हाल में सुसाइड नहीं करना है। आप अपने घर वालों से, अपने यार दोस्त से बात करिए उस बारे में, और देखिए कि क्या तरीका अपनाया जा सकता है कि सॉफ्ट तरीके से उसको इस तरीके से जेल में पहुंचाया जाए कि किसी को पता भी ना चले। और अगर आपने ये फैसला कर ही लिया कि आपको अपनी लाइफ खत्म करनी है, तो जब आपने ये फैसला कर लिया, तो उसकी लाइफ खत्म करिए पहले, जिसने आपकी लाइफ बिगाड़ी है, जिसकी वजह से आप इस कंडीशन में पहुंच गए। क्योंकि अगर आज आप इसको छोड़ देंगे ना, तो ये आने वाले समय में इसका मन बढ़ जाएगा, और न जाने कितनी लड़कियों के साथ और ये घटनाएं करेगा। तो इस तरीके से अगर आप देखिएगा, तो कभी भी कोई भी ऐसी कंडीशन बनती है कि किसी और को ऐसे आपको दिक्कत है, तो पहले उसको निपटा दो, जो होगा देखा जाएगा। है यार, मतलब आप वैसे भी जा ही रहे हो सुसाइड करने, जो कि करना नहीं है। ठीक, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि करना नहीं है, लेकिन अगर आपकी वजह से आपने इसको निपटा दिया, तो आपकी वजह से ना जाने कितने लड़कियों की जान बच जाएगी, ना जाने कितने लड़कियों की इज्जत बच जाएगी। खैर, ऐसा कुछ करना नहीं है, ठीक है ना? सुसाइड तो कतई नहीं करना आपको। जिसने आपके साथ गलत किया है, उसको आप देखिए कि उसको कैसे निपटाना है, मतलब चाहे वो कानूनी रूप से हो, चाहे जब आपने अपना जिंदगी खत्म करने का सोच लिया, तो उसको साथ लेके जाइए। इस तरीके से कुछ करिए, बस अपनी जिंदगी बेकार मत करिए। उसके अलावा बात करें कि बुनियादी ढांचा प्रदान करना, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, अलग से टॉयलेट बना दिया जाए महिलाओं के लिए, और पुरुषों के लिए अलग टॉयलेट बना दिया जाए। इस तरीके से अगर महिलाओं को रेस्ट करना है, तो एक रूम दे दिया जा सकता है कि यहाँ पे सिर्फ महिलाएं रेस्ट करें, यहाँ पे पुरुषों को अलाउ ना किया जाए। क्योंकि यार कोई भी हुआ, लगातार काम करते हैं, अब लगातार 12 घंटे या 8 घंटे खड़ा रहना मामूली बात थोड़ी ना है। इस तरीके से देखना चाहिए। समान पुलिस अधिनियम, यानी पूरे देश के लिए समान पुलिस अधिनियम, यूनिफॉर्म पुलिस एक्ट, पुलिस अधिकारियों महिलाओं सहित की भर्ती, प्रशिक्षण और कार्यदशाओं से संबंधित नीतियों एवं विनियमों को मानकीकृत कर सकता है। इससे सुनिश्चित होगा कि महिला अधिकारियों को समान व्यवहार और अवसर प्राप्त हो, चाहे वे किसी भी राज्य में कार्यरत हों। उसके अलावा बात करें भर्ती बोर्ड, तो राज्य स्तरीय भर्ती बोर्ड भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर इसे अधिक कुशल और पारदर्शी बना सकते हैं। इन बोर्डों को सक्रिय रूप से महिलाओं की भर्ती को प्रोत्साहित करना चाहिए, जहां यह सुनिश्चित किया जाए कि चयन प्रक्रिया उचित और निष्पक्ष हो। उसके अलावा विशेष भर्ती अभियान चलाया जा सकता है कि महिलाओं को कभी कभी लेने के लिए कि विशेष भर्ती अभियान चले। जैसे आप देखेंगे आर्मी में होता है एक रैली भर्ती,
तो बच्चे जाते हैं दौड़ने, यहाँ पे सिर्फ आपका फिजिकल होता है, पेपर मतलब नाम मात्र का होता है। तो अगर आप सिर्फ फिजिकल क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको यहाँ पे आर्मी की पोस्ट मिल जाती है, मतलब यहाँ पे आपको आर्मी में एंट्री मिल जाती है। तो इसी तरीके से बात करें कि कभी कभी विशेष मौकों पर या कभी आपको लगता है कि ज़्यादा पोस्ट खाली है, तो वहाँ पे बहुत बड़े लेवल पर आप एग्जाम कराने की जरूरत नहीं है, कि कुछ और इस तरीके से देखें कि महिलाओं को भर्ती कर लिया जाए किसी तरीके से। अगर हम बात करें इस टॉपिक के निष्कर्ष की, तो उन सामाजिक धारणाओं और रूढ़ियों को संबोधित करना आवश्यक है जो महिलाओं को कानूनन परिवर्तन के क्षेत्र में करियर बनाने पर विचार करने में हतोत्साहित कर सकती हैं। इन रूढ़ियों को चुनौती देने और पुलिस बल के भीतर उपलब्ध विविध भूमिकाओं एवं अवसरों को प्रदर्शित करने के लिए शिक्षा और जागरूकता अभियान शुरू किए जाने चाहिए। उसके अलावा बात की जा रही है विधायिका में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने जैसे कदम पुलिस बल सहित विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए एक मिसाल कायम कर सकते हैं। यह नीति निर्माताओं और प्राधिकारों के लिए इस दिशा में ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरणा का कार्य कर सकता है। अब बारी आती है विषय से संबंधित अभ्यास प्रश्न की, यानी जो टॉपिक आपने पढ़ा इससे संबंधित जो अभ्यास प्रश्न है उसके बारे में बात की जाए, तो भारत के पुलिस बल में महिलाओं के लगातार कम प्रतिनिधित्व के आलोक में महिला अधिकारियों की भर्ती में मौजूदा प्रमुख चुनौतियों की चर्चा कीजिए। पुलिस सेवा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के महत्व का विश्लेषण कीजिए और पुलिस बल के भीतर लैंगिक अंतराल को दूर करने के लिए नीतिगत उपाय सुझाइए। इस आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं जाति आधारित जनगणना के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है अभी हाल ही में बिहार में जातिगत आधारित जनगणना हुई है, तो इसी वजह से आर्टिकल चर्चा में आ गया। इसको हम GS1, GS2 और GS3 तीनों से जोड़ के देख सकते हैं और यहाँ पे टॉपिक्स लिखे गए तो आप देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं हम इस चर्चा में क्यों, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है उसके बारे में हम जानते हैं पूरे डिटेल्स में। बात की जा रही चर्चा में क्यों है, तो हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण 2023 के निष्कर्ष जारी किए, जिससे पता चलता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग OBC और अति पिछड़ा वर्ग EBC संयुक्त रूप से राज्य की कुल आबादी का 63% है। मतलब यहाँ पे आप देखिए कि OBC और EBC ये दो मिला करके EBC यहाँ पे एक चलता है बिहार में, इसका नाम है पूरा एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, यानी बहुत अत्यंत पिछड़े जिसको आप कह सकते हैं। तो इनकी आबादी मिलाकर के टोटल 63% है, यानी जिस राज्य की आबादी 63% आबादी पिछड़ी हो, 100 में से 63 लोग पिछड़े हो, फिर उस राज्य का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। माना जाता है कि निष्कर्षों राज्य और राष्ट्रीय चुनाव के साथ ही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए इच्छित लाभार्थियों की पहचान करने में व्यापक रूप से सहायक साबित होंगे। तो इस वजह से चर्चा में ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि EBC कितने हैं, तो 36.01% है। इसी तरीके से अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC कितने हैं, तो 27.12% है। अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.68%, बौद्ध ईसाई सिख और जैन ये ग्रेटर देन 1%। कुल जनसंख्या बिहार की 13.07 करोड़ है, इस जातिगत आधारित जनगणना के हिसाब से बताया जा रही है, प्रतिशत के रूप में दिखाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं कि इन दोनों को मिलाकर के 63% के आसपास बन रहा है। जाति सर्वेक्षण में अप्लाई की प्रक्रिया कौन कौन सी, तो इसको 2 चरणों में आयोजित किया गया था। पहले चरण में इस चरण के दौरान बिहार के सभी घरों की संख्या दर्ज की गई। प्रगणकों को 17 प्रश्नों का एक सेट दिया गया था जिनका उत्तर प्रत्याशी को अनिवार्य रूप से देना था। दूसरा चरण इसमें क्या किया गया, तो इस चरण के दौरान घरों में रहने वाले व्यक्तियों, उनकी जातियों, उपजातियों और सामाजिक आर्थिक स्थितियों के संबंध में डेटा एकत्र किया गया। हालांकि परिवार के मुखिया का आधार संख्या, जाति प्रमाण पत्र संख्या और राशन कार्ड संख्या अंकित करना वैकल्पिक था, यानी अगर कोई चाहता है कि मेरा ये जाति प्रमाण पत्र संख्या अगर आप चाहें तो इसको ले सकते हैं, यानी स्वैच्छिक रूप से अगर कोई चाहता है कि हाँ भाई देख लीजिए तो वो दे सकता है, लेकिन इनको फोर्स नहीं किया जा सकता कि आप अपना जाति प्रमाण पत्र दीजिए या आप अपना आधार कार्ड दीजिए हमें देखना है, तो ऐसा फोर्स नहीं किया जा सकता है। फिलहाल यहाँ पे वही सारी चीजें दिखाई गई हैं कि कितने OBCs हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कई सारी चीजें दिखाई गई, यादव क्या थे, और यहाँ पे जाति वाइज दिखाया गया आंकड़ा, जैसे जनरल में दिखाया गया है कि कौन कौन सी जातियां हैं। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि स्टेट स्पेसिफाइड है, तो अपने लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता कि हम UPSC की तैयारी कर रहे हैं और ये सेंट्रल लेवल का एग्जाम है और यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के बारे में बात कर रही है। हाँ, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, तो जातिगत आधारित जो जनगणना है इसका इतिहास क्या रहा है, इसको कैसे कंडक्ट कराया गया है, इसमें कौन सी प्रक्रियाएं अपनाई गई और इसका पूरे भारत में कभी ऐसा कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था, ये जानना हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिहार से स्पेसिफाइड डेटा है तो उसको हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बात करें बिहार जाति सर्वेक्षण के निष्कर्षों का महत्व क्या है, तो OBC कोटा बढ़ाना। इस सर्वेक्षण के निष्कर्ष से OBC का कोटा को 27% से अधिक बढ़ाने और EBC कोटे के अंतर्गत कोटे की मांग में बढ़त होने की संभावना है, यानी जो OBC को 27% आरक्षण दिया गया बिहार में, इसको बढ़ाए जाने की संभावना है। इसी तरीके से EBC जो है इनके भी आरक्षण की व्यवस्था बढ़ाई जा सकती है। वर्ष 2017 से OBC के उपवर्गीकरण पर विचार कर रहे जस्टिस रोहिणी आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और उसकी सिफारिशें अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई हैं। यानी 2017 से एक आयोग बना था, मतलब वो काम कर रहा था, जस्टिस रोहिणी आयोग।
किसके लिए? तो जो ओबीसी हैं इनमें भी उप श्रेणीकरण किया जाए, कैटेगराइजेशन किया जाए कि किसको एक्चुअल में जरूरत है आरक्षण की, किसको नहीं है, कौन ऐसे लोग हैं जो ओबीसी में साधन संपन्न लोग हैं, इनको आरक्षण की कैटेगरी से बाहर निकाला जाए और जिसको एक्चुअल में जरूरत है उसको ही आरक्षण मिल सके, इसके लिए व्यवस्था की जाए। अच्छा, जब इसने 2017 से रिपोर्ट चल रही थी, ये आयोग चल रहा था, जब इसने अपनी रिपोर्ट दे दी गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ने इसकी रिपोर्ट प्रकाशित ही नहीं की अभी तक, यानी लोगों के सामने रखा ही नहीं कि इस आयोग ने क्या बताया है। उसके अलावा बात करें आरक्षण सीमा का पुनर्निर्धारण किया जा सकता है, तो यह सर्वेक्षण डेटा इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 मामले में अपने ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए आरक्षण पर 50% की सीमा पर बहस को फिर से शुरू कर देगा। यानी 1992 में जो इंदिरा साहनी मामला हुआ था ना, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आरक्षण लागू करिए, कोई दिक्कत नहीं, आरक्षण ठीक बात, अच्छी बात है, लेकिन आरक्षण कुल वैकेंसियों का या कुल चीज का 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। अब आप चाहे ओबीसी को सीमित दीजिए, ईबीसी को दीजिए, ईडब्ल्यूएस को दीजिए, एससी/एसटी को दीजिए, मतलब किसी को भी दीजिए, लेकिन आरक्षण टोटली मिला करके 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हालांकि कई स्थितियों में इसको उल्लंघन भी किया गया, तो वही बात यहाँ पे क्लियर कि फिर से इसको लेकर के बहस छिड़ी आएगी कि क्या ये सीमा लागू हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, क्या ये सीमा तार्किक है कि नहीं, मतलब इससे फिर से बहस छिड़ी आएगी। उसके अलावा बात क्लियर कि ओबीसी की जनसंख्या के आधार पर जाति समूहों के विभिन्न वर्ग जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण कोटा बढ़ाने की मांग कर सकते हैं। उसके अलावा बात करें कि संवैधानिक दायित्व की पूर्ति, जातीय सर्वेक्षण संविधान के भाग 4 में उल्लिखित राज्य नीतियों के निदेशक सिद्धांतों डीपीएसपी में बताए गए उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता प्राप्त करेगा। इससे संविधान निर्माताओं द्वारा उल्लिखित सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रमुख रूप से मदद मिलेगी। उसके अलावा बात करें सर्वोदय की प्राप्ति, लक्षित उपायों को विकसित करने के लिए जातीय जनगणना का उचित उपयोग किया जा सकता है ताकि राज्य भर में व्याप्त असमानता को कम किया जा सके और भविष्य में समानता एवं सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया जा सके। उसके अलावा बात करें जाति जनगणना से जुड़े मुद्दों के बारे में, तो जाति जनगणना के परिणाम, जाति में एक भावनात्मक तत्व होता है और इस प्रकार जाति जनगणना के राजनीतिक एवं सामाजिक प्रभाव होते हैं। ऐसी चिंताएं रही हैं कि जाति की गिनती से अस्मिता को मजबूत बनाने में सहायता मिल सकती है। इन दुष्परिणामों के कारण SECC सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, वही जाति आधारित जनगणना की बात करें कि लगभग एक दशक बाद जाति जनगणना से संबंधित डेटा की एक बड़ी मात्रा अप्रकाशित है या केवल अंशों में जारी की गई है। जो 2011 में जनगणना हुई थी हमारी, तो उसमें जाति आधारित जनगणना कुछ हद तक की गई थी, लेकिन उसको पब्लिक नहीं किया गया। जाति की संदर्भ विशेषता, भारत में जाति की कभी भी वर्ग या अभाव का प्रतीक नहीं रही है। यह एक विशिष्ट प्रकार का अंतर्निहित भेदभाव है जो अक्सर वर्ग से परे होता है। उदाहरण के तौर पर दलित उपनाम वाले लोगों को रोजगार के लिए साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने की संभावना कम होती है, भले ही उनकी योग्यता उच्च जाति के उम्मीदवारों से बेहतर हो। मकान मालिकों द्वारा उन्हें किराएदार के रूप में स्वीकार किए जाने की संभावनाएं भी कम होती हैं। आज भी देश भर में एक सुशिक्षित संपन्न परिवार के दलित लड़के से विवाह उच्च जाति की महिलाओं के परिवारों में हिंसक प्रतिशोध की भावनाओं को भड़का सकता है। वैसे ये कंडीशन आप में से भी बहुत लोग के साथ हुई होगी कि जो ये वाली जो बताई जा रही मकान मालिकों द्वारा, मतलब कई बार मैंने ये खुद देखा है कि यार ये होता है ना, आपको जैसे पूछेंगे नाम क्या है, एक दोस्त था मैं उसको रूम दिलाने के लिए गया था ना, तो उसने कहा, अंकल ने कहा कि आधार कार्ड दिखाइए, तो चलो भाई दोस्त का आधार कार्ड दिखा दिया, तो कह रहे हैं कि आप कहाँ से हैं, फिर हमने एड्रेस बताया कि फला जगह से है, तो कह रहे हैं कि अच्छा वहाँ से है, हाँ जी, और रूम दिखाइए अंकल जी। तो आधार कार्ड जब उन्होंने मांगा, फिर कह रहे हैं ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, और देखिए यहाँ पे एक कम्युनिटी के लोग नहीं आएंगे और इस तरीके के इस जाति के लोग नहीं आएंगे। तो हमने कहा अंकल रहने दो, रूम है बहुत, ठीक है ना, अब आप अपना रूम अपने पास रखो, मेरा आधार कार्ड वापस कर दो। तो हमने अपने दोस्त का आधार कार्ड लिया, हम 2-3 लोग गए थे, तो उसको भाई इसको लेके आ गए वापस के, चलो यार हो गया, बहुत हो गया, ठीक है। मतलब इस तरीके की सोच वाले इंसान के घर आप रह भी कैसे पाओगे। हम यूपीएससी की तैयारी करने वाले लड़के, और अगर इस तरीके की सोच वाले इंसान के घर रहेंगे तो हम क्या ही सीखेंगे। तो मैंने दूसरे कहा भाई सबर कर, 2-4 दिन और रह ले मेरे रूम में, फिर हम लोग देखते हैं कहीं ना कहीं रूम मिल ही जाएगा। ऐसे बहुत सारी स्थिति देखने को मिलती है। जैसे ये बात सही है कई मामलों में कि अगर आप कोई ऐसे दलित समुदाय से आते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ आपकी योग्यता क्या है इसको तो देखा ही नहीं आता, सिर्फ आपका नाम देखा गया ना कि हाँ ठीक है ये इस कैटेगरी से हैं, इस जाति के हैं, तो कई बार आपका वैसे ही बहिष्कार शुरू कर दिया जाता है। आपका ये नहीं देखा जाता कि आपके पास कितनी एबिलिटी है, आप किस एबिलिटी के हैं, आप कहाँ तक जा सकते हैं। तो ये सारी समस्याएं देखने को तो मिलती है। भारत में अंतिम जाति जनगणना का आयोजन कब किया गया था, तो वर्ष 1931 की जाति जनगणना, अंतिम जाति जनगणना वर्ष 1931 में आयोजित की गई थी और इससे संबंधित डेटा तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया था। यह जाति जनगणना मंडल आयोग की रिपोर्ट और उसके बाद सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीतियों के कार्यान्वयन का आधार बनी। वर्ष 2011 की जनगणना, तो वर्ष 2011 की जनगणना आजादी के बाद पहले ऐसी जनगणना है जिसमें जाति आधारित डेटा एकत्र किए गए। हालांकि राजनीतिक पक्षपात और अवसरवादिता के भय से जाति से संबंधित आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। तो अगर कभी स्टेटमेंट दे 2011 वाली जनगणना में जाति आधारित डेटा एकत्र किया गया था तो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन स्टेटमेंट गलत क्या हो जाएगी कि प्रकाशित किया गया, तो इसको प्रकाशित नहीं किया गया था क्योंकि फिर उसका मिसयूज हो जाएगा, इस तरीके से सोच करके इसको प्रकाशित नहीं किया गया।
जनगणना के बारे में अगर हम बात करते हैं, इसका इतिहास क्या रहा है, तो भारत में जनगणना की शुरुआत वर्ष 1881 की औपनिवेशिक काल के समय में हुई थी। जनगणना कार्य का विकास होता गया, जिसका प्रयोग सरकार, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और अन्य व्यक्तियों द्वारा भारतीयों की जनसंख्या पर डेटा एकत्र करने, संसाधनों तक पहुंच बनाने, सामाजिक परिवर्तन की रूपरेखा बनाने, परिसीमन अभ्यास आदि के लिए किया जाता है। बात करें सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना की, इसे SECC पहली बार वर्ष 1931 में आयोजित किया गया था। SECC का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में प्रत्येक भारतीय परिवार से आंकड़े एकत्रित करना तथा उनसे जुड़े निम्नलिखित तथ्यों के बारे में पूछताछ करना। कौन कौन सी चीजें पूछी जाती है, तो आर्थिक स्थिति, केंद्र और राज्य अधिकारियों को अभाव, क्रम परिवर्तन एवं संयोजन के विभिन्न संकेतक विकसित करने की अनुमति देती है, जिसका उपयोग प्रत्येक प्राधिकरण एक गरीब या वंचित व्यक्ति को नामित करने के लिए किया जा सकता है। इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति से उनके विशिष्ट जाति का नाम पूछना भी है, ताकि सरकार को यह पुनर्मूल्यांकन करने में मदद मिल सके कि कौन से जाति समूह आर्थिक रूप से पिछड़े थे और कौन से बेहतर थे। उसके अलावा बात करें जनगणना और SECC के बीच अंतर, यानी कि जनगणना जो होती है और जो जाति आधारित जनगणना होती है, इसके बीच अंतर क्या है। तो जनगणना भारतीय जनसंख्या का वर्णन करता है, जबकि SECC राज्य सरकार द्वारा समर्थित लाभार्थियों की पहचान करने का एक उपकरण है। चूंकि जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत आती है, इसलिए सभी डेटा को गोपनीय माना जाता है, जबकि SECC वेबसाइट के अनुसार SECC में दी गई सभी व्यक्तिगत जानकारियां सरकारी विभागों द्वारा परिवारों को लाभ प्रदान करने और या लाभों से प्रतिबंधित करने हेतु उपयोग के लिए उपलब्ध होती है। देखिए यहाँ पे कुछ चीजें हम समझते हैं। जैसे बात की जा रही है कि जाति आधारित जनगणना का फायदा क्या है। अगर हम फायदे के बारे में बात करें, लाभ के बारे में बात करें, तो एक तरीके से पर्टिकुलर जिसको जरूरत है हम सिर्फ उसी को आरक्षण दे सकते हैं, या जिसको जरूरत है हम सिर्फ उसी को टारगेट करके उसको वो व्यवस्था दे सकते हैं, और इस तरीके से उनका डेवलपमेंट हो जाएगा। समस्याएं क्या निकल के आ सकती हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि एक ही जाति, मतलब जाति क्या है, कुल क्या है, गोत्र क्या है, ये सारी चीजें लोगों को नहीं पता होती है। तो कुछ लोग यादव लिखते हैं, कुछ लोग यदुवंशी लिखते हैं, कुछ लोग और कुछ लिखते हैं। तो इसी तरीके से जैसे आप देखिएगा जाट में कई सारी उपजातियां बट गई हैं, और ये क्या होता है राजपूत, जैसे इसमें देखिएगा आप तो बहुत सारी जातियां हैं। तो इस तरीके से कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी जाति क्या है, कुल क्या है, गोत्र क्या है। तो कभी कभी जाति की जगह पे वो कुल बता देते हैं, गोत्र बता देते हैं, या कभी जाति के साथ साथ और भी चीजें जुड़ जाती हैं, ऐसे मसले जुड़ जाते हैं। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है। इस वजह से इनको कंडक्ट करना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किलें देखने को मिलती है जब भी जाति आधारित जनगणना करने की बात की जाती है। दोस्तों आप सब समझ जाइए, क्योंकि इस आर्टिकल में बात करने वाले हैं हम कॉलरा या हैजा के बारे में। देखिए समस्या क्यों होती है, तो ये दूषित पानी या दूषित भोजन की वजह से समस्या होती है। तो स्वच्छता जो है ना, बहुत सारी बीमारियां तो सिर्फ हमारे साफ सुथरे रहने की वजह से ही दूर हो जाती है। मतलब आप स्वच्छ रहें तो बहुत सारी बीमारियां ऐसे ही दूर हो जाती हैं। तो स्वच्छता पर ध्यान दीजिए। वैसे भी आपको पता हो कि 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। तो यहाँ पे एक चीज और कही जा रही है कि स्वच्छ भारत अभियान तो अपनी जगह है, हमें 2 अभियान और चलाना है अपने स्तर पर। पहला स्वच्छ मस्तिष्क अभियान और दूसरा स्वच्छ शरीर अभियान। यानी एक तो बॉडी को तो स्वच्छ रखना ही है, उसको सुरक्षित रखना ही है, लेकिन दूसरा मस्तिष्क भी स्वच्छ रखना है। किसी के लिए फालतू में हमें ईर्ष्या नहीं रखनी है, किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है, और अपने टारगेट को धीरे धीरे करके पूरा करना है। कभी ये नहीं सोचना कि होगा कि नहीं होगा, गंदे ख्याल नहीं आने देने मन में कि यार क्या होगा, कैसे होगा, और हमारा सिलेक्शन होगा भी कि नहीं। मतलब हमें भी अपने स्तर पर ये अभियान चलाना चाहिए कि एक तो हमारा मस्तिष्क भी साफ रहे, किसी को लेकर के कोई ईर्ष्या भावना ना हो। दूसरा हमारे बॉडी को भी साफ रखना जरूरी है, आसपास के परिवेश को भी साफ रखना जरूरी है। आप खुद सोचिए ना कि अगर आपके रूम में पूरा कचरा बिखरा पड़ा है, कोई ला करके कूड़ा कबाड़ फेंक के जा रहा है, तो आप वहाँ पे पढ़ पाओगे। तो पढ़ाई करने के लिए भी अच्छा माहौल होना चाहिए, अच्छे साफ सफाई होनी चाहिए। तो साफ सफाई पे पूरा ध्यान दीजिए। और महात्मा गांधी जी साफ सफाई के ऊपर बहुत ध्यान देते थे। एक होता है कुष्ठ रोग, मतलब अगर आप साफ सुथरे रहते हैं ना तो कुष्ठ रोग तो आपको कभी नहीं होगा, ऐसी कंडीशन है। तो यहाँ पे अगर कभी स्वच्छता के बारे में लिखने के लिए आता है ना, तो आप महात्मा गांधी जी का नाम कोट कर सकते हैं। अभी ये चर्चा में क्यों आ गया, तो ये 22 सितंबर को प्रकाशित विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के साप्ताहिक महामारी विज्ञान रिकॉर्ड के अनुसार दुनिया में 2021 की तुलना में 2022 में हैजा के 2 गुने से अधिक मामले सामने आए हैं। तो ये WHO ने बताया है। 2021 की तुलना में अगर हम देखते हैं 2022 में हैजा के डबल मामले हो गए, 2 गुनी वृद्धि हो गई। हैजा एक जल जनित रोग है जो विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया के O1 और O147 नामक 2 उपभेदों के कारण होता है। तो यहाँ पे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बैक्टीरिया के कारण होता है, और बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो विब्रियो कॉलेरी नाम है इसका, और ये एक जल जनित रोग है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। बात करें इनमें से O1 लगभग सभी प्रकोपों के लिए जिम्मेदार है। O147 का प्रकोप दुर्लभ है और एशिया के बाहर इसका कोई भी प्रकोप दर्ज नहीं किया गया, यानी जो मुख्यतः प्रभावित करता है तो O147 ना होकर के O1 है, जो हैजा के लेकर के ज्यादा मतलब प्रभावित करता है लोगों को। इन वर्षों के बीच 2 गुने से भी अधिक देशों में हैजा में कम से कम 10,000 संदिग्ध और पुष्ट मामले सामने आए हैं। ये दोनों रुझान 2019 के बाद से प्रचलन में गिरावट की एक अल्पकालिक प्रवृत्ति के उलट होने का सुझाव देते हैं। 2019 के बाद 2020 में थोड़ी सी गिरावट आई थी, क्योंकि कोविड-19 था और बहुत सारी चीजें थी, तो यहाँ पे इसमें थोड़ी गिरावट आई थी। उसके बाद 2021 में जो मामला था 2020-21 में थोड़ी सी गिरावट आई थी, फिर 2022 में आकर के डबल हो गया 2021 की तुलना में। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है। ये उलट फिर 2017 में WHO ने एक टारगेट तय किया था। टारगेट क्या था कि 2030 तक
हैजा से होने वाली जो मौतें हैं उसको 90% तक हम लोग कम कर देंगे। अब यहाँ पे 2022 में सीधा सीधा आंकड़ा डबल हो गया 2021 की तुलना में, और 2030 तक हमने लक्ष्य रखा कि 90% मौतें जो हैजा से होती है उसको कम कर देंगे। तो वो बता रहे हैं कि इसके अगेंस्ट जा रही चीज। संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य निकाय के अनुसार हैजा का संचरण साफ पानी और स्वच्छता सुविधाओं तक अपर्याप्त पहुंच से निकटता से जुड़ा हुआ है। यानी वही बात करें कि स्वच्छ पानी रहेगा तो दिक्कतें नहीं देखने को मिलेंगी, स्वच्छता की सुविधाएं रहेंगी तो दिक्कतें देखने को नहीं मिलेंगी, और अगर ये चीजें नहीं है तो फिर हैजा फैलने की संभावना अधिक हो जाती है। विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया भी कम लवणता वाले गर्म पानी को पसंद करते हैं। ये सभी स्थितियां जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप निर्मित होती हैं। यानी आप ये बताया कि जो हैजा इस समय बढ़ रहा है इसके पीछे कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन भी जिम्मेदार है। जैसे बाढ़ हो गया, लू हो गई, तीव्र मानसूनी बारिश हो गई, तूफान हो गया, गर्म आवृत्ति। अब यहाँ पे देखो होता क्या है, जैसे बाढ़ आ रही है तो अपने साथ मिट्टी भी लाएगी। अब पता नहीं बाढ़ का पानी कहाँ कहाँ से हो गया, तो जाहिर सी बात है कि बाढ़ का पानी तो स्वच्छ रहेगा नहीं, अभी घरों में घुस रहा है, बच्चों को इम्पैक्ट डाल रहा है। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है। महामारी विज्ञान रिकॉर्ड रिपोर्ट में वृद्धि के लिए कोविड-19 महामारी की गिरावट और इसके प्रतिबंधों को जिम्मेदार ठहराया गया है। बीमारी के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील लोगों की देखभाल प्रदान करने में सीमित निवेश, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और संघर्ष बढ़ रहा है। यानी क्या क्या समस्या है, तो जैसे सीमित निवेश, इसमें देखभाल करने के लिए उतना ज्यादा पैसा नहीं दिया जा रहा है जितने की आवश्यकता है। उसी तरीके से जलवायु परिवर्तन के बारे में बात की जा रही है कि जलवायु परिवर्तन बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, उसकी वजह से हैजा के मामले बढ़ रहे हैं। उसके अलावा बात करें द लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल में प्रकाशित 2021 के एक अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला कि एसएसपी 5 से लेकर के 8.5 उत्सर्जन परिदृश्य में विब्रियो बैक्टीरिया के विकास के लिए अनुकूल समुद्र तट की लंबाई 1850 से लेकर के 2014 के औसत से 2100 तक बढ़ करके 38,000 किलोमीटर तक बढ़ सकती है। फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के जो वैज्ञानिक थे, शोधकर्ता थे, उन्होंने एक और चीज बताई है कि ये जो विब्रियो बैक्टीरिया होता है ना, विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया जो होता है, ये माइक्रोप्लास्टिक से चिपक जाता है। अब माइक्रोप्लास्टिक क्या होता है, तो जैसे देखिए हम लोग प्लास्टिक यूज करते हैं, ये इतनी बड़ी प्लास्टिक है, इसी के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं इस तरीके से, और ये जा करके हमारे बॉडी में भी चले जाते हैं अंदर। जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़े में चले जाते हैं। उसके अलावा अगर जैसे ये जो समुद्री जीव होते हैं इनके अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं, और जब कोई समुद्री जीव खाते हैं तो उसके माध्यम से बॉडी में चले जाते हैं। उसके अलावा आपको यकीन नहीं होगा तो जो स्प्रे हम बॉडी स्प्रे लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, उसमें भी कुछ हद तक ये होते हैं माइक्रोप्लास्टिक, और ये हमारे बॉडी पर बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं। कैंसर, त्वचा रोग, दिल संबंधी बीमारियां, फेफड़े संबंधी बीमारी, ये सारी चीजें इनकी वजह से होती है। तो माइक्रोप्लास्टिक ऐसे छोटे छोटे होते हैं, इसी को माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है। तो इससे चिपक जाता है ये बैक्टीरिया। अब जब इससे चिपक जाता है तो डबल डबल प्रॉब्लम हो गई। एक तो खुद अंदर जा ही रहा है बॉडी के, और इसको माइक्रोप्लास्टिक को भी लेकर के जा रहा है। अब चलो आपको बैक्टीरिया का इलाज तो कोई कर देगा दवा से, अब माइक्रोप्लास्टिक के लिए कोई दवा थोड़ी ना खाए कि माइक्रोप्लास्टिक के अंदर तो दवा खा लेते हैं, चलो वो गल जाएगी। इतना आसानी से नहीं गलती प्लास्टिक, आप सभी को पता होगा। दुनिया में हैजा के बढ़ते बोझ के जवाब में और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश के फल आने की प्रतीक्षा करते हुए मौखिक हैजा के टीके के आपातकालीन भंडार का प्रबंधन करने वाली संस्था ने अनुशंसित टीकाकरण व्यवस्था को 2 खुराक से घटाकर 1 खुराक कर दिया है। मतलब मुख से जो वैक्सीन ली जाती है, मुंह से लेने वाली वैक्सीन जो होती है, इसको अनुशंसित ये है कि मतलब इसको रिकमेंडेशन है कि 2 वैक्सीन दी जाए, लेकिन अब यहाँ पे इतना अवेलेबिलिटी ही नहीं है तो घटा करके इसको 1 ही वैक्सीन दी जा रही है। जैसे आप देखें कोविड-19 के टाइम पे वैक्सीन की शॉर्टेज हो गई थी, तो कोविड-19 में भी 2-2 वैक्सीन लग रही थी, फिर बाद में बूस्टर डोज वगैरह आया था। तो जैसे कोविड-19 में 2 वैक्सीन लग रहे थे, ऐसी भी बात की जा रही है कि हैजा से निपटने के लिए मुख द्वारा दी जाने वाली 2 खुराक होती है, लेकिन अब यहाँ पे इसकी सीमित अवेलेबिलिटी है, सीमित उपलब्धता है, तो इसके लिए इसको 1 ही दिया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार हैजा के अधिकांश मामले अफ्रीका और एशिया से रिपोर्ट किए जा रहे हैं, जबकि यूरोप में कुछ आयातित मामले का क्या मतलब है, जो यहाँ से या तो एशिया से या तो अफ्रीका से जाकर के यूरोप में फैला रहे हैं, उसी को आयातित मामले कहा जाता है। इनके यहाँ से मूल रूप से यूरोप में उत्पन्न नहीं हुए, लेकिन कहीं और से बाहर से लाए गए, तो इसी को आयातित मामले कहा जाता है। अफ्रीका में 2021 की तुलना में 2022 में मामले अधिक फैले हुए थे। रिपोर्ट यह भी कहती है कि 2021 और 2022 के बीच अफ्रीका महाद्वीप में 29% कम मामले और 52% कम मौतें हुई हैं। उसके अलावा 2021 में नाइजीरिया में बड़े पैमाने पर हैजा का प्रकोप हुआ था, जो उस वर्ष अफ्रीका के सभी मामलों का 78% था, सिर्फ नाइजीरिया में 2021 के बारे में बात की जा रही। लेकिन 2022 में अन्य सभी देशों जो डेटा रिपोर्ट किया गया है में मामलों और मौतों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई। विशेष रूप से कैमरून और मलावी में 1 दशक से अधिक समय के बाद 5000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। तो कहाँ पे, कैमरून और मलावी में 1 दशक यानी कि 10 साल के बारे में बात की जा रही है, 10 साल के बाद यहाँ पे 5000 से अधिक मामले देखने को मिले। इसी तरीके से एशिया में लेबनान हो गया और सीरिया, यहाँ पे भी दोनों की बात की जाए तो 1 दशक में पहली बार मामले दर्ज किए गए, यानी पिछले 10 सालों में पहली बार यहाँ पे फिर से मामले दर्ज किए गए। इसके 10 साल पीछे जाए तो मामले नहीं थे। यमन ने 2021 में पश्चिम एशिया में लगभग 90% मामले दर्ज किए थे, लेकिन 2022 में डेटा रिपोर्ट नहीं किया गया। यानी यमन में 2021 में यहाँ पे 90% मामले थे पश्चिम एशिया के, और 2022 में यहाँ पे डेटा ही नहीं रिपोर्ट किया गया। और अगर मान ली डेटा यहाँ पे निकाला जाता तो जाहिर सी बात है कि जो 2022 में दोगुनी हो, क्या पता वो तिगुनी 4 गुनी हो जाती है, इस तरीके से भी समझ आ सकता है। अफगानिस्तान में सभी मामलों में से आधे से अधिक 5 साल की कम उम्र के लोगों में थे। तो देखिए भी कितनी समस्या वाली बात है कि 5 साल से कम बच्चे थे, 5 साल की कम उम्र से जो बच्चे थे उनको हुआ है। लेकिन एक उम्मीद की किरण है कि जबकि 2021 में घोषित मामलों में से 20% देशों ने रैपिड
डायग्नोस्टिक परीक्षणों का उपयोग करके रिपोर्ट की थी। वहीं 2022 में 56% ने ऐसा किया है। यानी बात ये की जा रही है कि 2021 में 20% देशों ने ही ऐसा किया था कि उनके बारे में परीक्षण किया था, और यहाँ पे 2022 में अगर हम देखते हैं तो 56% देशों ने परीक्षण किया। तो जाहिर सी बात है कि जब परीक्षण अधिक होगा, टेस्ट अधिक होगा, तो यहाँ पे डाटा भी अधिक निकल के आएगा। जब डाटा अधिक निकल के आ रहा है तो डाटा से ये पता चल रहा है कि बीमारी भी और अधिक थी। जब 20% का हम सर्वेक्षण ही कर रहे हैं तो कितना डाटा निकल के आएगा। जब यहाँ पे हम 50% से अधिक यानी कि 56% सर्वेक्षण करना, तो जाहिर सी बात है कि डाटा तो बढ़ेगा ही। अगर हम हैजा के स्टैटिक पोर्शन के बारे में बात करें तो ये एक जानलेवा संक्रामक रोग तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा है। ये किसके कारण होता है? तो विब्रियो कॉलेरा जीवाणु से आंत के संक्रमण के कारण होता है। तो यहाँ पे अगर कभी पूछे कि जो हैजा होता है किसको संक्रमित करता है, तो आंत को संक्रमित करता है। संक्रमण अक्सर हल्का या लक्षणों के बिना होता है, हालांकि कभी कभी गंभीर हो सकता है। इसके लक्षण क्या है? तो डायरिया, उल्टी, मांसपेशियों में ऐंठन। उसके अलावा अगर संक्रमण की बात करें तो दूषित जल पीने या दूषित भोजन खाने से व्यक्ति को हैजा हो सकता है। सीवेज और पीने के जल के अपर्याप्त उपचार वाले क्षेत्रों में रोग तेजी से फैल सकता है। तो ये देखिए आपको हैजा के लक्षण भी दिखाए गए हैं इस इमेज के माध्यम से। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको दिखाया गया है कि हाउ इट स्प्रेड्स, कैसे ये फैलता है और कैसे इसको ट्रीटमेंट किया जा सकता है। जैसे साल्ट सॉल्यूशन हो गया, इंट्रोड्यूस फ्लूइड्स हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गए, इन सब का यूज करके हम इसको थोड़ा हद तक के कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा जो इसके वैक्सीन है वो कहते सबसे एक स्टेटमेंट है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि आप रोग को होने मत दीजिए, उसके पहले उसको कंट्रोल कर लीजिए। आप ऐसे रहिए, आप अपने आप के अपने लाइफ स्टाइल ऐसे बना लीजिए कि आपको रोग हो ही ना, मतलब ऐसे कोई समस्या देखने को ना मिले। स्वच्छ पानी पीजिए, साफ सफाई से रहे, तो ये सारी दिक्कतें देखने को नहीं मिलेंगी। तो ये सारी चीजें थे हैजा के बारे में। अगर इसके वैक्सीन के बारे में हम बात करते हैं तो वर्तमान में 3 WHO प्री क्वालिफाइड ओरल हैजा वैक्सीन OCV, डुकोरल, शांचोल और यूविचोल प्लस हैं। रिग से पूर्ण सुरक्षा के लिए तीनों वैक्सीन की 2 खुराक की आवश्यकता होती है। अच्छा, यहाँ पे ये रोग है, ये रिग हो गया, ठीक है ना, मैं इसको PDF में सही कर दूंगा, उसकी टेंशन नहीं लें। तो रोग से पूर्ण सुरक्षा के लिए तीनों वैक्सीन की 2 खुराक की आवश्यकता होती है, और अब यहाँ पे उपलब्धता कम है तो इसी के लिए इसको घटा करके 1 खुराक कर दी गई प्रति व्यक्ति। हैजा रोग पर अंकुश लगाने हेतु कौन कौन सी पहल की गई? तो हैजा नियंत्रण पर एक वैश्विक रणनीति एंडिंग हैजा, इसे वर्ष 2030 तक के वैश्विक रोड मैप के साथ हैजा महामारी से निपटने वाली मौतों को 90% तक कम करने के लिए लक्ष्य के साथ वर्ष 2017 में लॉन्च किया था, जिसको WHO द्वारा लॉन्च किया था। अब इसको हमने पहले ही देखा है। हैजा नियंत्रण के लिए ग्लोबल टास्क फोर्स, WHO ने हैजा उन्मूलन में WHO के कार्यों को मजबूती प्रदान करने के लिए हैजा नियंत्रण हेतु ग्लोबल टास्क फोर्स का पुनरुद्धार किया। GTFCC का उद्देश्य हैजा नियंत्रण के लिए साक्ष्य आधारित रणनीतियों के कार्यान्वयन में वृद्धि लाने हेतु सहयोग करना है। कि हमने हैजा के बारे में सारी चीजें देख ली है ना। अब संभल के रहना है, बच के रहना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम पढ़ाई पर ध्यान दे पाएंगे। चलिए अब देखते हैं कुछ प्री स्पेसिफाइड यानी कि प्रारंभिक परीक्षा विशेष टॉपिक के बारे में। तो जैसे यहाँ पे बात करें टोटो भाषा तथा टोटो समुदाय के बारे में, तो ये आप देखिए टोटो भाषा ये है, लिख पाएगा कोई? अगर कोई है भाई, किसी को पता है टोटो भाषा, एक्चुअली वेस्ट बंगाल की है, तो अगर कोई वेस्ट बंगाल से लेक्चर सुन रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वैसे आप लोग कमेंट करते नहीं हो, फिर भी अगर कोई है, कोई सुन रहा है, अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। ये है टोटो भाषा और टोटो समुदाय। इसके इस चर्चा में क्यों, इसके बारे में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल में केवल 1600 व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली टोटो भाषा विलुप्त होने के कगार पर है। हालांकि टोटो भाषा को संरक्षित करने में सहायता के लिए टोटो शब्द संग्रह नामक एक त्रिभाषी शब्दकोश टोटो बंगाली अंग्रेजी 7 अक्टूबर 2023 को कोलकाता में जारी किया जाएगा। तो इस वजह से चर्चा में आएगी। अब यहाँ पे इसके लिए एक डिक्शनरी जारी की जाएगी जिसमें टोटो भाषा रहेगी, फिर उसका बंगाली में अनुवाद रहेगा, फिर उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ये 3 चीजें रहेंगी। टोटो भाषा के बारे में अगर हम बात करें तो टोटो भाषा एक चीन तिब्बती भाषा है जो भूटान की सीमा से लगे पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में टोटो जनजाति के व्यक्तियों द्वारा बोली जाती है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को के बारे में बात की जाए, इसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय भाषा के रूप में सूचीबद्ध करता है। टोटो भाषा मुख्य रूप से मौखिक रूप से बोली जाती है। हालांकि समुदाय के प्रमुख सदस्य पद्मश्री से सम्मानित धनीराम टोटो ने वर्ष 2015 में इसकी एक लिपि विकसित की है, लेकिन ज्यादातर व्यक्ति इसे या तो बंगाली लिपि में लिखते हैं, बंगाली भाषा में लिखते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इनका नाम भी याद रख सकते हैं आप धनीराम टोटो के बारे में, कि इन्होंने इसके लिए एक लिपि विकसित की है। इस तरीके से अगर आप चाहते हैं तो नाम याद रखिए, क्योंकि कहीं अगर बात आती है लिखने की या फिर आपको कहीं स्टेटमेंट दिया जाती है तो आसान हो जाएगा, या कहीं आप डिस्कशन करते हैं, इंटरव्यू में पूछा जाता है तो ये चीजें आसान हो जाती हैं, आपको अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। टोटो समुदाय के बारे में बात करें तो टोटो एक आदिम और एक एकांत जनजातीय समूह है जो भारत के पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में टोटोपारा नामक एक छोटे से इलाके में रहता है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार टोटो जनजाति के लोगों की कुल जनसंख्या 2000 से कम है। ये सभी टोटोपारा में रहते हैं। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, ठीक है। टोटो को मंगोलाइड लोग माना जाता है। ये आमतौर पर अंतर्विवाही होते हैं और अपने ही जनजाति में विवाह करते हैं। हाँ, तो बाहर जाके थोड़े ना करेंगे, बाहर वाले तो इनकी जो संस्कृति है उसको ही खराब करके रख देंगे। टोटो परिवार प्रकृति में पितृसत्तात्मक एक सामाजिक व्यवस्था जिसमें एक विवाहित जोड़ा पति के माता पिता के साथ रहता है, व्यवस्था पर आधारित है और एकल प्रकार का प्रभुत्व रखता है। हालांकि इनमें संयुक्त परिवार होना दुर्लभ नहीं है। टोटो समुदाय में मोनोगैमी एक विवाह प्रथा, विवाह एक का एक सामान्य रूप है, लेकिन बहुविवाह निषिद्ध नहीं है।
प्लूटो संस्कृति में तलाक की कोई प्रथा नहीं, यानी इनके यहाँ पे तलाक नहीं होता है, एक बार शादी होगी तो हो गई, फिर जिंदगी भर उसको लेके चलिए। और दूसरा यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक विवाह होता है सामान्यतः, लेकिन बहुविवाह निषिद्ध नहीं किया गया, यानी बहुविवाह कोई करना चाहता है, 2-3 वाइफ या हस्बैंड रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट उद्भव के बारे में। ये देखिए आप, ये रहा प्रोजेक्ट उद्भव। तो ये किसके लिए? हाल ही में भारतीय सेना ने यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया यूएसआई के साथ साझेदारी में प्रोजेक्ट उद्भव के हिस्से के रूप में एक हाइब्रिड पैनल चर्चा शुरू की। यह चर्चा भारतीय सैन्य प्रणालियों का विकास, युद्ध और रणनीतिक सोच, वर्तमान अनुसंधान एवं भविष्य की दिशाएं पर केंद्रित थी। ये क्या है प्रोजेक्ट उद्भव, उसके बारे में जान लेते हैं। प्रोजेक्ट उद्भव भारतीय सेना द्वारा राज कला, युद्ध कला, कूटनीति और भव रणनीति के प्राचीन भारतीय ग्रंथों से प्राप्त राज्य कला एवं रणनीतिक विचारों की गहन भारतीय विरासत को फिर से खोजने के लिए शुरू की गई एक पहल है। जो प्राचीन भारतीय ग्रंथ, इसमें कैसे बताया गया था कि कैसे युद्ध किया जाए, कैसे निपटा जाए, उसके अलावा जो कला के बारे में बात की वो कैसे थी, तो इनसे सीख लेकर के इनके बारे में खोज शुरू करने की कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे बताया गया और उससे हम क्या क्या सीख सकते हैं। ये स्वदेशी सैन्य प्रणालियों, ऐतिहासिक ग्रंथों, क्षेत्रीय ग्रंथों एवं राज्यों, विषयगत अध्ययन और जटिल कौटिल अध्ययन सहित व्यापक स्पेक्ट्रम पर केंद्रित है। अपने मूल में प्रोजेक्ट उद्भव ऐतिहासिक और समकालीन को जोड़ने का प्रयास करता है। यह परियोजना ऐतिहासिक आख्यानों की पुनः खोज से परे है। इसका उद्देश्य भारत के बहुमुखी दार्शनिक और सांस्कृतिक विरासत में गहराई से निहित एक स्वदेशी रणनीतिक शब्दावली विकसित करना है। इसका अंततः उद्देश्य प्राचीन ज्ञान को आधुनिक सैन्य शिक्षा शास्त्र में एकीकृत करना है, जिससे भारतीय सेना आज के जटिल रणनीतिक परिदृश्य में सदियों पुराने सिद्धांतों से सीख ले सके। प्रोजेक्ट उद्भव के संबंध में यूएसआई 21 और 22 अक्टूबर 2023 को एक सैन्य विरासत महोत्सव आयोजित करेगा। यूएसआई क्या है? यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यूएसआई नई दिल्ली भारत में स्थित एक राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा सेवा थिंक टैंक है। थिंक टैंक क्या है? जो सोचता है, विचार करता है। इसका उद्देश्य रक्षा सेवाओं की कला, विज्ञान एवं साहित्य में रुचि और ज्ञान को बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना वर्ष 1870 में एक सैनिक विद्वान कर्नल, बाद में जो मेजर जनरल बना, चार्ल्स मैकग्रेगर ने की थी। ये सर्वर फालतू मत लगा, हटाओ इसको। क्या सर्वर क्या यार, मतलब एक तो आए हमको लूट के गए 2 साल तक और इसमें सर्व भी क्या है। मुझे तो लगता है कि जितने भी बुक्स में सर लिखा ना उन सबको हटा देना चाहिए, सर्वर कुछ नहीं। अगर सम्मान देना तो हमारे देश के लोगों को दीजिए जिन्होंने आजादी में भाग लिया था। ये जो अंग्रेज थे इनको क्या सर्वर कहना। इसके अलावा हम बात करने वाले कार्बन रेखा के बारे में, कार्बन लाइन के बारे में। ये क्या होता है कार्बन लाइन? जहां से स्पेस शुरू होता है ना उसी को कार्बन लाइन कहा जाता है, ठीक है ना। जहां से ये बाह्य अंतरिक्ष शुरू हो जाता है, जहां पे कहते हैं ना कि स्पेस में गया ये, यानी स्पेस में गया ये व्यक्ति, स्पेस में गया, तो कार्बन लाइन ही होती है जिसको पार करने के बाद व्यक्ति स्पेस माना जाता है। तो चलिए हम देखते हैं इसके बारे में। विज्ञान के क्षेत्र में कार्बन रेखा वह रेखा अथवा सीमा है जो पृथ्वी की सीमा की समाप्ति और अंतरिक्ष की शुरुआत को चिन्हित करती है। वर्तमान में ये रेखा चर्चा का विषय बनी हुई है। देखिए मान लीजिए पृथ्वी हो गई और ये रेखा हो गई, और यहाँ पे फिर जैसे इस रेखा को पार करते हैं वहां से अंतरिक्ष क्षेत्र शुरू हो जाता है। कार्बन रेखा समुद्र तल से 100 किलोमीटर ऊपर स्थित एक काल्पनिक सीमा है जो पृथ्वी के वायुमंडल को अंतरिक्ष से अलग करती है। कितने ऊपर है? तो 100 किलोमीटर ऊपर है। और यहाँ पे क्या बताया कि एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है ना। ऐसा कोई ये नहीं है कि पृथ्वी के ऊपर और कोई यहाँ पे लाइन खींच के चला है। ये काल्पनिक रेखा मानी गई कि ये 100 किलोमीटर जहाँ से पृथ्वी के ऊपर है उसी को मान लिया कि यहाँ से कार्बन रेखा शुरू होती है। हालांकि सभी वैज्ञानिक और अंतरिक्ष यात्रियों की इस पर समान सहमति नहीं है, फिर भी अधिकांश देश एवं अंतरिक्ष संगठन इसे एक सीमा के रूप में मान्यता प्रदान करते हैं। इसका निर्धारण 1960 के दशक में रिकॉर्ड रखने वाली संस्था फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनले FAI द्वारा किया गया। इस रेखा को पार करने वाला कोई भी व्यक्ति अंतरिक्ष यात्री माना जाता है। कार्बन लाइन की स्थापना हवाई क्षेत्र को विनियमित करने और उस ऊंचाई को चिन्हित करने के लिए की गई थी जिसके आगे एक पारंपरिक विमान उड़ान नहीं भर सकता। इससे आगे उड़ान भरने वाले किसी भी विमान को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से दूर जाने के लिए एक प्रणोदन प्रणाली की आवश्यकता पड़ती है। यह एक विधिक संदर्भ के रूप में भी कार्य करता है जो हवाई क्षेत्र को विभाजित करता है, जिस पर कोई देश अपना दावा कर सकता है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र की तरह शासित होता है। यहाँ पे जो कार्बन लाइन होती है ना, जब इसको पार कर जाते हैं, ये पृथ्वी को इसको जब पार करते तो ये माना जाता है कि हाँ अब आप अंतरिक्ष में घुस गए हैं। और ये जो इसके बाद का जो क्षेत्र है कि ये कार्बन लाइन के बाद का जो क्षेत्र आता है, तो यहाँ पे कोई भी देश ये नहीं कह सकता कि ये मेरे देश के ऊपर से उड़ के जा रहा है विमान, आप इसको नहीं उड़ा सकते। तो 100 किलोमीटर पृथ्वी के ऊपर के बाद से कोई भी देश किसी भी देश के ऊपर से विमान उड़ा सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से बात की जा रही है। उसके अलावा ये भाई साहब ये देखो, देख के डर लग रही है कि नहीं? अरे यार सोचो कि सुबह सुबह क्या दिखा दिया सर जी, पूरा दिमाग खराब हो गया। ये है पिंक बॉलवर्म, है ना। मतलब देखो यार कितना खतरनाक है यार। पूर्व उत्तर भारत में कपास के खेतों में पिंक बॉलवर्म, अब इसका ये वैज्ञानिक नाम है पेक्टिनोफोरा गॉसिपिएला, का संक्रमण किसानों के लिए एक गंभीर संकट बन गया जिससे व्यापक क्षति एवं वित्तीय नुकसान हो रहा है। तो अब आपसे ये पूछ सकते हैं कि पिंक बॉलवर्म जो कौन सी फसल को नुकसान पहुंचाता है। अब 4 स्टेटमेंट, गन्ना हो गया, गेहूं, चावल, कपास, तो आपको इसमें से स्टेटमेंट चुनना रहेगा, ठीक है। ये देख लीजिए। पिंक बॉलवर्म के संक्रमण ने वर्ष 2021 से उत्तरी राजस्थान, हरियाणा और दक्षिण पश्चिमी पंजाब में कपास के खेतों को प्रभावित किया है।
पीबीडब्ल्यू एक विनाशकारी कीट, वही पिंक बालवार भाई साहब, एक विनाशकारी कीट है जो मुख्य रूप से कपास की फसल को प्रभावित करता है। यह एशिया की स्थानीय प्रजाति है जिसे पहली बार वर्ष 1842 में भारत में देखा गया था। तो देखिए यहाँ पे अच्छा स्टेटमेंट बन सकता है कि यह एशिया की स्थानीय प्रजाति है। अब यहाँ पे आपको एशिया की जगह अफ्रीका दे सकता है, दक्षिण अमेरिका दे सकता है, कोई भी महाद्वीप या कोई भी देश दे सकता है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखें कि एशिया की स्थानीय प्रजाति है और एक विनाशकारी कीट है। उसके अलावा एक कपास के जो खेत होते हैं ना उस पर इम्पैक्ट डालते हैं, ये चीजें ध्यान में रखें। सॉरी, पीबीडब्ल्यू लार्वा कपास के विकसित हो रहे बीज कोशों में घुस जाते हैं जिससे कपास की फसल की दक्षता और गुणवत्ता दोनों प्रभावित होती है। आनुवांशिक रूप से संशोधित बीटी कपास के बीज जो शुरू में कुछ कीटों के खिलाफ प्रभावित थे, कीट के प्रतिरोध के कारण पीबीडब्ल्यू से निपटने में अपनी प्रभावकारिता खो चुके हैं। जो बीटी कपास को बनाया गया था, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड कपास को बनाया गया था, इसलिए बनाया गया था ताकि वो कीटों से अपनी सुरक्षा कर सकेंगे और जलवायु परिवर्तन जो है उसके अनुकूल रहेंगे, उससे दिक्कत नहीं होगी, उसका उत्पादन अधिक होगा। तो अब यहाँ पे ये हो गया है कि जो बीटी कपास बने थे वो भी इसके सामने फेल हो गए हैं, क्योंकि ये लोग देखिए कोई भी कीट हो गया, जैसे हमारे बॉडी के बारे में देखिए कि सर दर्द के लिए अगर हम कोई एक दवा लेते हैं तो एक बार, दो बार, 10 बार ये दवा असर करती है, फिर 11वीं बार जब हम लेते हैं तो ये दवा असर ही नहीं करती। क्यों? क्योंकि जो हमारे अंदर बैक्टीरिया है, वायरस है, वो इस दवा के प्रति रेजिस्टेंस उत्पन्न कर चुका है, उसके खिलाफ प्रतिरोध उत्पन्न कर चुका है। तो अब हमें वही दवाई भले से लेनी हो लेकिन उसका डोज बढ़ाना पड़ता है। यानी मान लीजिए पहले 250 mg की चल रही थी, अब उसको 500 mg करना पड़ता है। इसको ऐसे समझिए कि कोई एक बच्चा है, उसको बार बार पीटा जा रहा है, एक थप्पड़, दो थप्पड़, मान लीजिए उसको 10 थप्पड़ रोज पीटा जा रहा है, तो एक टाइम ऐसा है कि उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, पीटते रहो, कहेगा 10 थप्पड़ है ना, अरे वो तो मैं रोज खाता, चलो आ जाओ शुरू हो जाओ, पीटो पीटो। तो वही बात यहाँ पे हो जाती है इनके साथ, तो उसको 10 थप्पड़ से फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये चीज यहाँ पे इनके साथ हो गई है। उसके अलावा ये भी चर्चा में, अच्छा ये देखो कितना तेज जा रही मिसाइल है ना कितनी पतली सी है। आईएफ ने अस्त्रा MK1 के साथ स्वदेशी मिसाइल शस्त्रागार को समृद्ध किया। तो ये याद रखिएगा अस्त्रा MK1 है ना। तो इसके बारे में हम देखते हैं, आईएफ ने अस्त्रा MK1 के साथ, तो भारतीय वायुसेना ने, इंडियन एयरफोर्स ने स्वदेशी अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज, बियॉन्ड विजुअल रेंज का क्या मतलब कि अदृश्य जिसको आप कह सकते हैं, जहां विजुअल रेंज का जहां से आपको दिखाई दे, जिस रेंज में, जिस परिदृश्य में आपको दिखाई दे उसको विजुअल रेंज कहा जाता है। तो बियॉन्ड का मतलब होता है पीछे, अब जहां पे ना दिखाई दे उसके बारे में बात की जा रही। एयर टू एयर मिसाइल के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL के साथ 2 अनुबंध किए हैं और इसका पहला बैच वर्ष 2023 के अंत तक शामिल होने की उम्मीद है। तो ये किसके साथ किया गया है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ किया गया है। अस्त्रा पूरी तरह से SU-30 MKI पर एकीकृत है और अगस्त 2023 में गोवा के तट पर लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। अधिक उन्नत अस्त्रा MK2 का भी विकास कार्य चल रहा है जो लंबी दूरी की क्षमताओं का दावा करता है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये कहाँ पे है? तो यूपी में है। ये चर्चा में आ गया क्योंकि इसको DXN कोड दिया गया है IATA के द्वारा। तो इसके बारे में हम जानते हैं। बात करें यूपी के प्रोटोटाइप इंटरनेशनल हवाई अड्डे को हाल ही में इंटरनेशनल एयरलाइंस एसोसिएशन IATA द्वारा विशिष्ट इंटरनेशनल 3 अक्षर कोड DXN प्रदान किया गया है। DXN में D का नाम क्या है? तो ये दिल्ली हो गया। N का काम क्या है और X का काम क्या है? तो विश्व भर से है। इसका यहाँ पे रिलेटेड है विश्व भर से N और X, और यहाँ पे D का है तो दिल्ली से। हवाई सुरक्षा कोड के बारे में अगर हम बात करें तो हवाई अड्डे के कोड विश्व भर के हवाई अड्डों के लिए विशिष्ट पहचान के रूप में कार्य किए जाते हैं। ये कोड दस्तावेज उपयोग, टिकटें और बोर्डिंग पास से लेकर हवाई अड्डे के विभिन्न स्मारकों आदि पर आधारित है। एक सहज और शानदार यात्रा अनुभव के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। इनके कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो प्रत्येक हवाई हमले के वास्तव में 2 विशिष्ट कोड होते हैं, एक IATA द्वारा घोषित और दूसरा संयुक्त राष्ट्र की शाखा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO। इन कोड के अलग अलग उद्देश्य हैं। कौन कौन से उद्देश्य हैं इन कोड के? तो इसे हवाई अड्डे की पहचान के लिए मानकीकृत करने के लिए वर्ष 1960 के दशक में जारी किया गया था। यात्री पहचान ऑपरेशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह टिकटें, बोर्डिंग पास, सिनेज और अन्य उपभोक्ता संबंधित सैलून पर दिखाई देता है। उदाहरणों में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दिल्ली के लिए DEL और छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे मुंबई के लिए BOM कोड जारी किए गए हैं। ICAO कोड 4 अंकों वाले कोड होते हैं। यह कोड पायलट, हवाई यातायात नियंत्रक और हवाई अड्डा योजनाकार जैसे उद्योगपति द्वारा उपयोग किया जाता है। व्यावसायिक संचार की सुविधा प्रदान करना। उदाहरणों में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दिल्ली के लिए कोड VIDP शामिल है। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है ना कि जेवर एयरपोर्ट कहाँ पे है और इसको कौन सा कोड दिया गया, बस इतना ही। बाकी सारे बहुत सारे टेक्निकल चीजें लिखे हैं, उसमें इतना ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि किस संस्था के द्वारा दिए गए, IATA के द्वारा दिए गए। IATA के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लीजिएगा, बाकी ये सारी चीजें यहीं पे रहने दे देंगे। मतलब बहुत ज्यादा इतना ज्यादा नहीं जाने कि जो DXN होता है 3 अक्षर का है, 5 अक्षर का है, ये तो DXN 3 अक्षर का आपको याद रखना है। उसके अलावा ये जैसे VIDP हो गया तो किसको किसको दिया गया है, ये सारी चीजें इतना टेक्निकल हो जाएंगी फिर उसका कोई मतलब नहीं है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल एयर एसोसिएशन के बारे में तो IATA विश्व के एयरलाइंस का व्यापार संघ है जो लगभग 300 एयरलाइंस या कुल हवाई वाहनों का 83% का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो अप्रैल 1945 में हवाना, क्यूबा में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे इसका? तो मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका मुख्यालय है।
अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन IOCO वर्ष 1944 में 54 राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन पर अभिसमय ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक साथ है, जिसे शिकागो अभिसमय के रूप में भी जाना जाता है। ICAO 4 अप्रैल 1947 को अनुभव में आया। फाइबर 1947 में ICAO संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की एक विशेष एजेंसी बनी। भारत ICAO के संस्थापक सदस्यों में से एक है, जिन्होंने वर्ष 1944 में शिकागो सम्मेलन में भाग लिया था। इसके बारे में बात करें नागरिक उड्डयन संगठन के बारे में, ठीक है ना, ICAO जहां पे भी आ रहा है, इंटरनेशनल नागरिक संगठन के बारे में बात की जा रही है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ शॉर्ट न्यूज है, जैसे बात करें वर्ल्ड बैंक कीप्स इंडिया फाइनेंशियल ईयर 2024 ग्रोथ फोरकास्ट एट 6.3%, यानी वर्ल्ड बैंक जो है इसने भारत के वित्त वर्ष 2024 के लिए जो वृद्धि बताई है वो 6.3% रखी है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। उसके अलावा ये जो न्यूज क्लिक के फाउंडर है इनको अरेस्ट कर लिया। ये सारी न्यूज कल की थी, लेकिन कल जिसमें माइक लगता है ना, माइक का वो क्या बोलते हैं उसको यार, सेंसर, हाँ सेंसर जिसमें लगता है ना USB, तो वो पोर्ट खराब हो गया था और अचानक से बीच में रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ी। देखो आज आज कैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो मैं ही जान रहा हूँ, है ना, बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं यार। अभी लैपटॉप बनवाने के लिए कल पूरा दिन लग गया, पर फिर भी लैपटॉप बना नहीं। देखता हूँ 1-2 दिन में बनता है कि नहीं, बाहर जा मतलब दूसरी सिटी में जाना पड़ेगा इसको बनवाने के लिए, हमारी सिटी में बना ही नहीं लैपटॉप। अभी कैसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ बस मैं ही जान रहा हूँ। उसके अलावा यहाँ पे बात करें कि हिमाचल प्रदेश ने एक स्कीम शुरू की है, तो उस स्कीम का नाम क्या रखा गया, ये किसके लिए शुरू की गई, सेल्फ रिलायंस तो ऑर्फन्स, यानी कि जो अनाथ होते हैं, उसके अलावा जो फिजिकली चैलेंज है जैसे दिव्यांग लोग हो गए, बच्चे हो गए, उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटेड वुमन हो गई, उसके अलावा ऐसे एल्डरली जो लोग हैं, तो इन सब के लिए एक स्कीम शुरू हुई। उस स्कीम का नाम रखा गया मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। किसके किसके लिए हो गया, तो जो दिव्यांग बच्चे हो गए, जो अनाथ हो गए, इस तरीके से जो वुमेन हो गई जो फंसी रहती हैं कई गलत जगहों पे, तो उनके लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। किसके द्वारा शुरू की गई, तो अगर कभी आपसे पूछे मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना किसके द्वारा शुरू की, तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। ये रहा आपके GS4 का क्वेश्चन। बात करें संसाधन के अभाव से ग्रस्त राष्ट्रों की मदद के लिए अंतरराष्ट्रीय, अच्छा ये अंतरराष्ट्रीय हो गया, ये अंतरराष्ट्रीय रहेगा, ठीक है, मैं इसको PDF में से कर दूंगा। अंतरराष्ट्रीय सहायता एक स्वीकृत व्यवस्था है। सामयिक अंतरराष्ट्रीय सहायता में नैतिकता पर टिप्पणी कीजिए, अपने उत्तर कुछ उदाहरणों द्वारा पुष्ट कीजिए। ये रहा इंग्लिश में क्वेश्चन, आप देख लीजिए इसको। यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो। बोलने में जो भी गलती दिल से सॉरी उसके लिए। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत 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 धन्यवाद। इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए। और अगर आज आवाज़ में, बोलने में, या मतलब ये आवाज़ और लिखने में थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, मिसमैच हो जाए, तो उसके लिए माफ़ करिए, क्योंकि ये जो माइक वाला USB पोर्ट था ना वो ख़राब हो गया है। अब कैसे रिकॉर्ड हो रहा है वो मैं ही जान रहा हूँ, ठीक है, उसके लिए माफ़ करिएगा। 1-2 दिन में देखता हूँ सही हो जाए, अगर बनवाने के लिए उसको कोशिश करता हूँ। लेके गया था लैपटॉप, तो वो बोल रहा है पहले भैया कि अगर खोल लेंगे तो फिर बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलेंगी। एक बार कोई भी चीज़ ओपन कर दी जाए तो उसमें दिक्कतें आती रहती है टाइम टू टाइम। जहाँ तक मुमकिन है तो इसको ओपन मत करवाइए अभी लैपटॉप, नहीं तो बहुत सारी दिक्कतें होने लगेंगी, फिर बार बार आपको आना पड़ेगा बनवाने के लिए। फिर कुछ जुगाड़ कर रहे हैं, देखते हुए। वो USB थी तो एक USB मिल जाती ना, वो क्या बोलते हैं, OTG मिल जाती है, तो उससे काम हो जाता है। देखते हैं, ऑनलाइन किया हूँ, देखिए कब तक आता है। ऐसे मतलब यार ये होता है कि कोई भी चीज़ ना जब आप शुरू करो या किसी चीज़ के बहुत इंपॉर्टेंट फेज में हो, तो तभी सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। ऐसे हमारे साथ भी हो रहा है, कल रिकॉर्ड करते करते अचानक से रिकॉर्डिंग इंटरप्ट हो गई। देख रहा हूँ वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है, और यहाँ मैं बोल रहा हूँ वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद जितना था उतना ही अपलोड किया, क्योंकि वीडियो रोक नहीं सकते ना। ठीक है, यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो।